गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में जो भी हमारे आने वाले वीडियो होंगे उनमें भी हम आपको जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं, अपनी न्यू किताब शुरू कर रहे हैं, बितान भाग को 2। तो इसमें आपकी सबसे पहले इसमें आप इस लेसन की समरी पढ़ाएंगे, फिर आपको इस लेसन के प्रश्न उत्तर भी हम आपको रीड करवाएंगे। क्योंकि जब आप समरी पढ़ोगे तो उसके बाद आपको जो प्रश्नोत्तर इसके होंगे वो आपको बहुत अच्छे से बनेंगे और समझ में भी आएगा। तो ये लेसन क्या काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हम आपको पहले समरी पढ़ा देते हैं। शॉर्ट में इसका जो है ना कहानी पूरी आपको समझा देते हैं। इस लेसन का नाम है सिल्वर वेडिंग और ये कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो है मनोहर श्याम जोशी। तो बच्चों, इसकी समरी हम शुरू करते हैं। ये क्या जो सिल्वर वेडिंग है ये शादी के सालगिरह पे है, जब मनोहर जी यशोधर बाबू है ना, इनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी, उसके ऊपर पूरी है। और भी है कि मतलब जो नए ज़माने में ये यशोधर बाबू थे वो घुल मिल नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी थी वो घुल मिल जाती हैं। तो ये सारा कुछ इनकी फैमिली को लेके है। तो आप बताते हैं आपको। सबसे शुरू करते हैं कहानी। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। कैसी कहानी? लंबी है, कहानी काफ़ी लंबी है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए जो मूल हैं, जो आदर्श हैं, वो क्या घिसते चले जा रहे हैं। जो हुआ होगा, मतलब इसमें दो वाक्य हैं, जो दो जुमले हैं जो ज़्यादा यूज हुए हैं, जैसे कि जो हुआ होगा और समहाउ इफ प्रॉपर। ठीक है, ये दो शब्द हैं, ये ज़्यादा यूज किए गए तो बीच बीच में। तो जैसे कि जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद, यानी कि ये जो जो बोलते हैं जो हुआ होगा, इसका मतलब ज्यों का त्यों उनने स्वीकार कर लिया कि हाँ जो हुआ होगा उस समय जो जरूरी होगा वो हुआ होगा, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि जैसा है वैसा का वैसा ही उनने स्वीकार कर लिया। तो जो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है, मतलब एक अनिर्णय की स्थिति है, उसमें उन्होंने बताई है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के दबंधब है। मतलब जो ईश्वर जो यशोधर बाबू है ना, इनके बीच में ये दोनों भाव रहते हैं। वो बार बार ये वाक्य बोलते हैं और इनके दबदब होता है, मतलब इनके अंदर ही रहते हैं वो वाक्य। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहराते, क्योंकि जो भी स्थितियाँ आती हैं वो स्थितियों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराते हैं। वे अनिर्णय की स्थिति में है, ऐसा वो बोलते हैं कि ये अनिर्णय है, ये इस स्थिति में है। तो आपको अब पढ़ाना शुरू करते हैं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। तो देखो बच्चों, आपको ये कहानी हम पढ़ाएंगे तो इसमें इसको आप जो समरी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे कुछ कुछ आ जाएंगे इसमें से। तो जैसे कि ये टाइम का इसमें पूछ रहे हैं, और भी आगे कुछ ऐसा आएगा कि यशोधर बाबू ने कितने पैसे दिए करके पार्टी के लिए अपने ऑफिस में। तो वो सारे इसमें जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो आपको ध्यान से इस समरी को सुनना है, तो आपको आराम से क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो 5:25 हुए थे जब इन्होंने आखिरी फाइल का काम पूरा किया था। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं, क्योंकि इनकी घड़ी रेडियो के समाचार से मिली होती है और जो दफ्तर की घड़ी होती है वो आगे पीछे रहती है, तो वो क्या कहते हैं, उसे सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता था। मतलब ये क्या ऊंचे ओहदे पे थे, तो जब ये ज़्यादा देर तक बैठते थे तो जो इनके नीचे जो थे काम करने वाले उनको भी वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता था। वापसी के समय वे किसनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियर से हल्का मजाक किया जाता है। मतलब ये किसनदा जो थे
उनकी ये उनको अपना मतलब अपना वो मानते थे, अपना बड़ा एक बोलते हैं ना कि जिसको ये हमारे महान मतलब उनके ही पद चिन्हों पे चलते थे किसनदा के। इन्हें अपना कि जो वो बोलते थे कि वही वो करते थे। तो उन्होंने बोला कि वो होगा वो कि अपने जो जूनियर हैं उनको कभी हल्का फुल्का मजाक भी कर लेना चाहिए। तो वो अपने जो जूनियर थे उनसे लौटते समय थोड़ा हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते थे। दफ्तर में नए असिस्टेंट थे कौन, चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। उसने थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी को चूनेदारी का हाल पूछा। मतलब ऐसे ही चूनेदारी का हाल पूरा, थोड़ी सी बदतमीजी करते हुए पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, पर अभी भी वह समय सही बताती है। तो वो उनका मतलब कि जब ये घड़ी पुरानी है लेकिन ये समय तो सही बता रही है, तो हम इसको बदलें क्यों। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किसनदा के क्वार्टर में भी थी। यहाँ यशोधरा को शरण मिली थी। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। क्या किसनदा कुंवारे थे और इनकी यहाँ से जो आते थे लड़के, क्योंकि ये पहाड़ी थे और पहाड़ी जो लड़के थे उनको वो आश्रय भी देते थे। तो जब पंत जी दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र कितनी थी, बहुत कम थी, यानी वो सरकारी नौकरी उस समय नहीं कर सकते थे। तो इसलिए किसनदा ने इनको आश्रय दिया था। तब किसनदा ने उन्हें क्या मेस का काम दिया था, रसोईया बनाकर रख लिया था मेस में। और उन्होंने यशोधरा के को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये भी दिए थे। देखो एक जो 50 रुपये, ध्यान रखना, एक यहाँ की किसनदा कहाँ से थे, तो पहाड़ी थे। ठीक है, तो ये भी आपके वस्तुनिष्ठ में बनेंगे। इस तरह से स्मृतियों में खो गए। मतलब वो क्या ये सब कुछ सोच रहे थे कि कैसे किसनदा ने हमारी हेल्प की थी और उन्होंने हमें 50 रुपये दिए थे घर में भेजने के लिए, हमारे लिए कपड़े बनवाए थे, जो ये सब सोच रहे थे। तो वो स्मृतियों में खो गए थे ये सब सोचते हुए। तभी चड्ढा की आवाज़ से वे जागृत हुए, तभी चड्ढा ने उनको आवाज़ दी तो वो अपनी स्मृतियों से वापस आए। और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी, ओ 6 फरवरी 1947। तो वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे, उनसे बोल रहे थे। तो मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर मेनन ने उन्हें क्या बोला, सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। फिर वे इस सब बातों को अंग्रेज़ों के चोचले बताते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि ये तो क्या सब अंग्रेज़ों के चोचले हैं, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। किंतु चड्ढा उनसे चाय चाय की मांग करने लगे, लड्डू की मांग करने लगे, पार्टी की मांग करने लगे। तो यशोधरा जी ने 10 रुपये का नोट उन्हें चाय के लिए देते हुए कहा कि ये चाय के लिए 10 रुपये। परंतु उन्हें यह सब कैसा लगता था, समहाउ इम्प्रॉपर फाइन लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारे साथ चाय पार्टी में शरीक हो, लेकिन वो नहीं होते हैं शरीक, मना कर देते हैं। और जब चड्ढा जोर देता है तो वो 20 रुपये और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। देखो इन्होंने पहले 10 रुपये दिए और फिर 20 रुपये, तो कुल कितने भी रुपये दिए, 30 रुपये। पार्टी के लिए कितने रुपये दिए थे इन्होंने, कुल मिला के 30 रुपये दिए थे। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप सब करने में इनको समय कैसा लगता था कि हम समय बर्बाद करना है, और वो यह परंपरा के विरुद्ध भी थे। यशोधर बाबू ने इधर रोज
क्या करते थे यशोधर बाबू, रोज बिरला मंदिर में जानते और उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते। वह स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई नीति अपनाई थी इन्होंने। यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। उन्हें लगता था कि अभी इतना समय नहीं है, अभी आप इतने बुजुर्ग नहीं हो कि अभी जाके मंदिर में बैठो और बुजुर्गों की तरह तुम यह प्रवचन सुनो या भगवान में मन लगाओ। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए सब्जी लाते। वो क्या, पहले तो बिरला मंदिर जाते थे, फिर जब वहाँ से फ्री होते थे तो पहाड़गंज जाकर वहाँ से घर के लिए साग सब्जी लाते थे। इसी समय वे मिलने वालों से भी मिलते थे। यही समय था जब जो रास्ते में मिल रहा कर रहा तो उनसे मिल जाते थे, उनसे मिलते थे। और फिर वह क्या करते थे, 8 बजे से पहले वो घर नहीं पहुंचते थे। जब वो यही सब काम करते थे, सब्जी लाना, मंदिर में बैठना और लोग बागों से मिलना, इसमें उन्हें टाइम लग जाता था। तो वो 8 बजे से ज़्यादा ही समय हो जाता था घर पहुंचते पहुंचते। आज यशोधरा जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहीं पे क्या 6 मंजिला मकान बन रहा था। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी और ना लगती थी उन्हें। यही कारण था कि उन्हें उनके पद के अनुकूल जो लक्ष्मीबाई नगर में D2 टाइप मतलब जो क्वार्टर की जगह उन्हें जो एक वो फ्लैट दिया जा रहा था, जैसे कि 2 BH का, इस टाइप का। तो उन्होंने उसके लिए जो ऑफ़र मिला था वो स्वीकार नहीं किया था। तो उनका क्वार्टर टूटने लगा। तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने जो क्वार्टर था वो अपने नाम पे करवा लिया था। वहाँ पे जो क्वार्टर टूट रहे थे ना, तो वहाँ उन्होंने बोला था कि कंपनी की तरफ से कि ये मतलब तुम्हें वहाँ पे वो दे देंगे, एक फ्लैट 2 BH का, लेकिन नहीं D2 टाइप मतलब 2 BH का। लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया, जब क्वार्टर टूटने लगे तो एक क्वार्टर उनमें से उन्होंने अपने नाम अलॉट करवा लिया था रहने के लिए। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा था। इसी वजह से उन्हें घर पर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को भी यह भी क्या लगता था, उन्हें समहाउ लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपये प्रति माह उसे वेतन देती थी। तो एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1,500 रुपये उनके जो बड़े लड़के को कितने पैसे मिलते थे और वो किस कंपनी में काम करते थे। तो ये दो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हें कुछ गड़बड़ी लगती थी कि ये शुरू में इतना वेतन कैसे दे सकता है। और उनका जो दूसरा बेटा था वो IAS की तैयारी कर रहा था। और उनको यह सब भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका क्या था, उनको एयरलाइन सर्विस में ना जाना भी उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था, उसे ये जॉब भी अच्छी नहीं लगती थी। उनका तीसरा बेटा जो था वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। जो तीसरा लड़का था वो अमेरिका चला गया था। तो उन्हें जो बच्चे काम कर रहे थे ना, तो वो काम उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनके आदर्शों के हिसाब से काम उन्हें पसंद नहीं आता था। लेकिन ऐसा नहीं, उनके 3 लड़के नहीं, उनकी एक लड़की भी थी। तो उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती थी। जब भी उसकी शादी की बात होती तो वो मना कर देती थी, और साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती थी। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश थे, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते थे, मतलब उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाते थे। खुश तो थे कि हाँ हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई थी। क्या था कि यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो संस्कारी थी, लेकिन आधुनिक नहीं थी। लेकिन क्या था, बच्चे थे, बड़े हो गए थे, तो उन्होंने दबाव करके उनको बोल कर मॉडर्न बना दिया था। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ रहा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में बांध रखा था। अब वह बच्चों का पक्ष लेती और तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती हैं। मतलब पहले तो सारी बातें मानती थी, लेकिन अब उन्हें जिस बात पे सहूलियत होती थी सिर्फ वही बात मानती थी यशोधर बाबू की। यशोधर उसे
क्या क्या बोलते थे ये भी देख लीजिए। अपनी पत्नी को बोलते थे सालियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते। या क्या बोलते थे, बूढ़ी मुंह मुहास, लोग करे तमाशे, कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते थे, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किसनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते कि शादी ना करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा था, क्योंकि किसनदा ने भी शादी नहीं की थी, तो उन्हें लगता है कि इससे अच्छा तो मैं शादी नहीं करता और अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देता। यशोधर ने सोचा कि किसनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे कैसे थे, शादीशुदा थे। अब किसनदा अकेले थे हैं, तो उन्होंने घर बनाया नहीं था। तो अब घर नहीं बनाया, रिटायरमेंट हुई, तो जो उनके दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने तो अपने अपने घर बना लिए थे, और उन्होंने किसी ने भी नहीं बोला साथ में रहने के लिए, और उन्होंने यशोधर बाबू ने भी उनको साथ में रहने के लिए नहीं बोला था। किसनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। यशोधर को इसका पता भी नहीं लगा। वे किसनदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। देखो, अकेलेपन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और किसनदा अकेले ही रहते थे, तो वो गांव चले गए। पहले तो किराए के मकान में रहे, फिर गांव चले गए, और साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और इसका किसी को कारण भी नहीं पता चला कि मतलब ऐसा क्या कारण था कि जिस वजह से इनकी मृत्यु हुई। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी के में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। अब क्या था, देखो, वो मानते तो थे लेकिन बोलते नहीं थे कि दुनियादारी में क्या है, उनके जो बीवी बच्चे हैं वो अधिक सुलझे हुए हैं और वो सिद्धांतवादी हैं, इसलिए वो ये दुनियादारी में उलझ जाते हैं, वो नहीं मान पाते हैं। और भी, अब किसनदा ने मकान नहीं लिया था, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते थे, वो उनके आदर्श थे, तो उन्होंने भी मकान नहीं लेने की सोच ली थी। उन्होंने कहा, किसनदा कहते थे, वो सोच रहे थे कि किसनदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनवाते हैं और सियाने उसमें रहते थे, तो रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है, अब काफ़ी समय हो गया, वहाँ कोई नहीं गया, तो जो उनका गांव का घर था वो कैसा था, वो टूट फूट चुका था और ख़राब हो गया था, और कई लोगों ने उस पर हक जमा लिया था। तो उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाए और जो क्वार्टर उनके पास है वो ऐसा उन्हीं के पास रह जाए। ऐसा ना होने पर क्या होगा, अब ऐसा अगर नहीं हुआ, सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो फिर क्या होगा, तो इसका जवाब उनके पास नहीं होता था। फिर बिरला मंदिर के प्रवचनों में, अब वो फिर आए वहाँ पे, बिरला मंदिर का जब प्रवचन था तो उनमें उसका मन नहीं लग रहा था, बैठे थे, सोच रहे थे यहाँ वहाँ की बातें। तो जब उम्र ढलने के साथ किसनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का मतलब इन चीज़ों की भी शुरुआत उन्होंने कर दी। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से ख़त्म कर देते थे। उनका जो मन विरोध करता था ना, तो वो अपने तर्क देते थे और उससे वो उन विरोधों को भी ख़त्म कर देते थे। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें, अब जब गीता का पाठ सुन रहे थे तो उसमें एक शब्द आया, जनार्दन, तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु उनके जो जीजा थे वो अहमदाबाद में रहते थे, परंतु उनकी पत्नी और बच्चे इसका विरोध करते। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते थे। वो क्या बोलते थे, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अपने रिश्तेदारों के पास जाना जरूरी है। तथा बच्चों को भी ऐसा वैसा ही वो बनाने की इच्छा भी रखते थे। किंतु उस दिन हद हो गई, जिस दिन उनका जो बड़ा बेटा था, कमाऊ बेटा था, उसने कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यह बात सुनकर उनको बुरा भी लगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। किसने?
यशोधर जी ने। तो माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशन के पास रहे। वे भी कुंवारे थे और उन्हें भी कुछ नहीं पता था। अतः अब क्या कह रहे हैं कि जिसके साथ वो रहे वो भी कुंवारे थे तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो फिर इसीलिए उनका है कि इसीलिए यशोधर बाबू इनको भी कुछ नहीं पता था, इसलिए वह नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंता में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। अब ये पारिवारिक चिंता में डूबे हुए थे तो वो क्या प्रवचन में उनका ध्यान नहीं लग रहा था तो वो हट गए। उन्हें कहा ये ध्यान लगाने का जो टाइम है वो जब रिटायरमेंट होगा उसके बाद ही सही रहेगा। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवाद हैं। मतलब इस तरह की जो तमाम बातें हैं जो उनकी पैदाइश जो यशोधर बाबू हैं तो उनके बारे में बताई जा रही हैं। क्यों क्यों मैं और के हिलवे में कहा कते है कहा तथा कहा कऊ की ही तरह ही हंसी हंस देते हैं। मतलब वो मतलब ये सब बातें होती हैं वो हंसते हैं। तब तक किशनदा दिल्ली में रहे। मतलब क्या है, जब तक वो जितनी दिन भी वो दिल्ली में रहे तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने उनके जो पट्ट शिष्य हैं और उत्साही कार्यकर्ताओं की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसकी? किशनदा ने जब भी दिल्ली में रहे तो उन्होंने यशोधर बाबू ने उनके प्रति उनकी जो वो जो बिल्कुल ईमानदारी थी, वो जो उनका जो भूमिका थी उन्होंने उसको पूरी निष्ठा से निभाया था। लेकिन उनके जाने के बाद घर में होली मनाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुण्य जो जनेऊ का पुण्य होता है ना उस दिन सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य भी पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते थे। जब वो चले गए तो जितने भी काम जितने भी संस्कार जो भी होता था वो जो किशनदा करते थे वो अपने घर पे करते थे, जबकि उनकी क्या पत्नी और बच्चे इसका विरोध करते थे फिर भी वो सारा काम करते थे। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें कि कोई भी बच्चा काम करे तो पहले हमसे सलाह ले कि ऐसा करना है कि नहीं, लेकिन बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के का घर है वो सामान, लड़के के घर का जो सामान है वो खुद लाए। कौन? वो लड़का ही। परंतु उनकी आपस में लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें, लेकिन यशोधर को यही क्या लगता था, समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता था कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। और क्या लगता था उन्हें, ये भी लगता था कि जो उनका लड़का है ना वो उन्हें वेतन दे, या अगर वेतन नहीं दे पा रहा है तो एक ज्वाइंट अकाउंट ही खोल सकता है। लेकिन वह लड़का ऐसा नहीं करता था। उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता था। कौन? लड़का। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज़ पर अपना हक समझता है। हर चीज़ जो भी घर की चीज़ है वो लाता था और उसमें अपना ही मेन हक समझता था। सब्जी लेकर भी अपने क्वार्टर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था बाई डी पंत। उन्हें पहले ऐसा लगा कि हम गलत जगह पर आ गए। उन्हें ऐसा धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थीं तथा लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर वहाँ का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने ओंठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब कैसा लग रहा था? समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। अब जब यशोधर बाबू अपने घर लौटे, क्वार्टर लौटे, तो उन्हें जो नेम प्लेट थी वो तो उन्हीं के नाम की थी, लेकिन ऐसा उन्हें लग रहा था कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत सजावट थी, कई गाड़ियाँ खड़ी थीं और बड़े बड़े लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिर उन्होंने देखा कि
उनका लड़का किसी से हाथ मिला रहा है, उनकी जो पत्नी है होंठों पे लिपस्टिक लगाए है, कलर किए हुए बालों पे, जो लड़की है वो जीन्स पहने हैं और कैसा टॉप पहने हैं बगैर बाह का। यशोदा चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उल्हाना दिया। यशोदा ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोदा के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उसके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों और सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमायूनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाजों से भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराया। मतलब वो उनके मित्रों से इतने अच्छे से मिले, इस तरह से कि जैसे कि विलायती कोई मिलता, इस तरह से वो उनके मित्रों से, उनके सहयोगियों के साथ मिले। वो बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। उन्हें यह सब पसंद नहीं था, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि केक में अंडा है, इसलिए उन्होंने केक नहीं खाया। बहुत लेकिन उन्होंने सभी ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने क्या कहा कि संध्या पूजन का समय है, तो इसका बहाना किया और वो पूजा करने के लिए चले गए। लेकिन आज उन्होंने क्या पूजा करने में बहुत देर लगाई ताकि कि जितने भी मेहमान आए हुए वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। तो वो यही दिखा रहे थे कि वो पूजा कर रहे हैं। जब अब क्या हुआ, यहाँ भी उन्हें क्या हुआ कि संताई दिखाने लगे पूजा करने में। तो उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। उन्होंने अब किससे पूछा, किसनदास से पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। तो किसनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, अमीर हो या गरीब हो, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अकेले ही आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया कैसा होना चाहिए। किसनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनको पता था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय महसूस करेगा जितना कि आज मैं अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस बीच यशोधरा की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। बच्चे इस प्रकार के सख्त खिलाफ थे। मतलब जो वो लाल गमछे में आ गए बैठक में और बच्चे थे तो उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और इस परंपरा के वे कैसे थे, सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई, टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, क्या प्रेजेंट आए हुए थे। तो वो उन्हें लगता है कि अब सब सारे मेहमान चले गए हैं तो चलो अब प्रेजेंट खोल लेते हैं। और जब भूषण उसको खोलता है तो एक कैसा ऊनी ड्रेसिंग गाउन निकालता है और उससे कहता है कि सुबह दूध लाने जब आप जाते हो तो एक फटा हुआ पर जो फ्लोवर है वो आप पहन लेते हो, पुलोवर, तो इसको पहन के अब मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। बेटी और पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई। अब बेटी क्या गई, वो गई और पापा का अपना पजामा कुर्ता उठा लाई और कहने लगी कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। अब क्या, जब वो गाउन पहनते हैं तो उन एकदम आंखों की कोर पर उन्हें एक नमी चमकी। पर यह कहना कठिन है कि उनको इनकी आंखों की कोर में जो नमी चमकी है वो किस लिए चमकी है, किस वजह से आई है। कि भूषण की यह
बात चुप गई कि तुम जो फटा हुआ पुलोवर पहन के जाते हो दूध लेने तो वो अच्छा नहीं लगता है, जबकि उसने ये नहीं कहा कि हम स्वयं ही दूध ले आएंगे। ऐसी बात उन्होंने नहीं की कि उन्हें ये बात अच्छी लगी कि हमें आज बच्चों ने हमें गिफ्ट दिया है। तो ये बात उन्हें कोई कहना कठिन है कि उन्हें आखिर उनकी आंखों में जो नमी चमकी थी वो किस कारण चमकी थी। तो बच्चों, हमने आज इस लेसन की समरी आपको पढ़ा दी है। मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, इसकी समरी आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों, ये जो हमने आपको वीडियो बनाया है इसकी समरी आपको दी है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और कमेंट करें कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वही बनाऊंगी। और हाँ बच्चों, आप ये वीडियो जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।